हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी डिफाइंड इन सेवरल वे। इस तरह से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग सेवरल वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो इनके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज़ के बारे में हमको बताया। तो सबसे पहले आते हैं बेटा क्लासियस स्टेटमेंट। तो क्लासियस ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, तो चलिए देखते हैं। कहते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसमिट हीट फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एट द सेम टाइम कन्वर्टिंग सम हीट टू वर्क। ये कहते हैं कि अगर हम किसी बॉडी को हीट दें कि उसका टेम्परेचर जो है वो लोअर से क्या पहुँचे, हायर टेम्परेचर में पहुँच जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो हम हीट दे रहे हैं वो सिर्फ टेम्परेचर को ही बढ़ाएगी। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो वर्क में भी कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उस प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा जिसके थ्रू हम इस टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं लोअर टू हायर। यानी हीट जो है वो कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो अदर फॉर्म में भी यूज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेटा प्लांक स्टेटमेंट। तो प्लांक ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, चलिए देखते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक ए मशीन विथ कैन बी कन्वर्ट हीट कम्प्लीटली इनटू वर्क विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज। तो प्लांक अपने स्टेटमेंट कहते हैं कि कोई भी ऐसी मशीन को हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसी मशीन को हम लोग बना नहीं सकते जो हीट को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे बिना किसी चेंज के। ठीक है, यानी जो हीट है उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो अदर फॉर्म में भी कन्वर्ट होगा वर्क के अलावा, इसलिए ऐसी कोई मशीन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेटा वो है केल्विन स्टेटमेंट। तो केल्विन अपने स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेक हीट फ्रॉम अ हॉटर बॉडी एंड कन्वर्ट इनटू वर्क बाई ए साइक्लिक प्रोसेस विदाउट ट्रांसफरिंग ए पार्ट ऑफ हीट टू कूलर बॉडी। तो केल्विन अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि किसी हॉटर बॉडी से अगर हम हीट ले करके और उसे एक साइक्लिक प्रोसेस से थ्रू हम वर्क में कन्वर्ट करें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम लोग हीट ले करके वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं वो कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, उसका कुछ ना कुछ पार्ट कूलर बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा जिसके साथ हम वर्क करते हैं। यानी किसी भी हॉटर बॉडी से हीट ले करके उसे कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो किसमें, कूलर बॉडी को हीट करने में यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाने में भी यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करा। ठीक है, मगर ओवरऑल सभी का यही कहना है कि हम हीट को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो अदर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बेटा एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी भी जैसे वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, उसी तरह से एंट्रोपी भी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। जो एंट्रोपी है वो किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट जो पार्टिकल है उनकी डिसऑर्डरनेस या उनकी रैंडमनेस के बारे में बताती है कि कोई भी पार्टिकल कितने ऑर्डर्ड वे में अरेंज है या वहाँ पर कितनी डिसऑर्डरनेस है। ठीक है, यानी कितनी रैंडमनेस है। ठीक है, तो एंट्रोपी जो है वो एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एंट्रोपी इज़ ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच मेजर द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन अ सिस्टम। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाई अ सिंबल कैपिटल एस। एंट्रोपी जैसा कि बताया एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की तरह, मगर ये किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को बारे में बताती है कि किसी भी सिस्टम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो कितने वेल ऑर्डर्ड फॉर्म में है या वो कितने डिसऑर्डरनेस में है। ठीक है, यानी किसी भी सिस्टम की ऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस को डिफाइन करती है क्या, एंट्रोपी। और एंट्रोपी को हम लोग सिंबल कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो फर्स्ट है बेटा एंट्रोपी इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सिस्टम। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको
थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दो तरह की है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जो रैंडमनेस होती है बेटा वो सिस्टम में प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे होती है। अगर किसी सिस्टम में कम क्वांटिटी में कोई सब्सटेंस है तो वो अच्छे से वेल ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज होगा। अगर वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वहाँ पर क्या होगी, रैंडमनेस होगी। यानी कि अगर कहीं भीड़ कम है तो वहाँ पर क्या आएंगे, सभी लोग अच्छे से ऑर्डर्ड वे में अरेंज हैं। अगर वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, डिसऑर्डरनेस हो जाएगी, रैंडमनेस हो जाएगी। तो इसी तरह से जो एंट्रोपी है वो डिसऑर्डरनेस को मेज़र करती है, जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अकॉर्डिंग डिफाइंड किया जाता है। यानी जो एंट्रोपी है वो कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्या है, एंट्रोपी इज़ अ स्टेट फंक्शन एंड इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन इनिशियल स्टेट and final state of a system but do not depend on the path follow। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि एंट्रोपी जो है उसको मतलब हम किसी भी सिस्टम में कितनी टाइप ऑफ रैंडमनेस है, कितनी डिसऑर्डरनेस है, हम इस सिस्टम में कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें जो डिसऑर्डरनेस होती है बहुत अधिक होती है। तो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डरनेस के चेंजमेंट को निकालते हैं। यानी एंट्रोपी जो होती है वो स्टेट पे डिपेंड करती है कि इनिशियली हमें कोई सब्सटेंस दिया गया था तो वो किस स्टेट में था और फाइनली जो हमारा सिस्टम मिला वो किस स्टेट में है। तो इन दोनों स्टेट के बीच में क्या चेंजमेंट हुआ, ठीक है, उसी तरह से हम एंट्रोपी को मेज़र कर सकते हैं। यानी एंट्रोपी जो होती है वो स्टेट फंक्शन होती है और स्टेट के अकॉर्डिंग हम इसका मेज़रमेंट करते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी आइस को मेल्ट करें तो जब आइस सॉलिड फॉर्म में थी तब उसकी एंट्रोपी क्या थी, और जब उसको मेल्ट हो गया यानी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तब उसकी एंट्रोपी क्या है। तब हम दोनों के एंट्रोपी को क्या करेंगे, उसमें स्टेट यानी उनमें चेंजमेंट देखेंगे कि कितना उनकी एंट्रोपी में चेंजमेंट हुआ। यानी हम दोनों स्टेट के बीच में क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, एंट्रोपी डिफरेंस, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं एंट्रोपी जो होती है वो स्टेट फंक्शन होती है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि आपने जो आइस को मेल्ट करा तो किस तरह से मेल्ट करा, ठीक है, किस तरह से वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुई, इस पर डिपेंड नहीं करता। आपने उसको तेज़ी के साथ मेल्ट करा या उसको आपने धीमे धीमे नॉर्मल टेम्परेचर पर मेल्ट करा, इससे मतलब नहीं है। एंट्रोपी सिर्फ क्या देखेगी, इनिशियली जब वो सॉलिड फॉर्म में थी तब उसकी एंट्रोपी क्या है, और जब वो कम्प्लीटली मेल्ट हो गई तब उसकी एंट्रोपी क्या हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, the entropy change in a cyclic process is always zero because initial state is equal to the final state of the system। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस जिसमें कोई सिस्टम एक स्टेट से साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू जाता है और फर्दर फिर उसी स्टेट में क्या हो जाए, वापस लौट आए, तो हम बोलते हैं प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक है। यानी पहले हमने आइस को क्या करा, मेल्ट करा, फिर मेल्ट करके मेल्ट आइस को यानी लिक्विड को फिर उसको हमने फ्रीज कर दिया। तो इस तरह से जैसी इनिशियल स्टेट थी वैसी क्या रही, फाइनल स्टेट रही। तो दोनों स्टेट सेम होगी, तो जब स्टेट सेम है तो इनमें जब डिफरेंस निकालोगे तो एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। यानी साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा, इन इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है, ठीक है, तो इरिवर्सिबल का मतलब अगर एक बार जो स्टेट चेंज हो गई तो उसको हम लोग दोबारा उसी स्टेट में ला नहीं सकते, ठीक है। तो इसका मतलब हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा दोनों स्टेट के बीच में। तो इस तरह से जो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है वो हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या रहेगी, जीरो रहेगी, कि जितनी हीट हम रिलीज़ करते हैं उतनी जो यूनिवर्स है रिवर्सिबल प्रोसेस है उतनी हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एंट्रोपी चेंज जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल मतलब क्या हुआ, जिस स्टेट से गया उसी स्टेट में वापस आ गया, तो प्रोसेस तो रिवर्स कर गया, तो मतलब क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रही। तो इस तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, जीरो होता है। तो ये था बेटा आपका एंट्रोपी चेंज, ठीक है। एंट्रोपी चेंज और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल बाकी जो रिलेशन है एंट्रोपी का उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।